हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जब हम देखेंगे, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे डिकम्पोजिशन क्या है, व्हाट एक्चुअली डिकम्पोजिशन इज, किस चीज़ को हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विच टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन नोन एज द डिकम्पोजर्स। इसमें मैकेनिज्म देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर आते हैं, जो स्टेप्स हमें समझाएंगे डिकम्पोजिशन। और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के, इंक्रीज और डिक्रीज जो करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन जो है इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिक मैटर जो नॉन लिविंग रहता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स में जिनका ये बना होता है, जिनको हम बोलते हैं सिंपली इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which organic matter, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इज कन्वर्टेड, या सिंपली उसको हम रिड्यूस करते हैं या इसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, कन्वर्टेड इनटू और रिड्यूस्ड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और सिंपली जिसको हम नाम देते हैं कंपोस्ट। ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये ऐसे नहीं होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो अब मसला है यहां पे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली नॉन लिविंग पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज द डेट्रिटस। डेट्रिटस टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं जो यहां पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, ना किसी लिविंग का पार्ट है लेकिन वो पार्ट डेड है, वो पार्ट अब इस लिविंग लाइफ का पार्ट नहीं रहा, उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा डेट्रिटस क्या है, दिस इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज मोस्टली डेड, जो डेड होता है, डेड पार्ट। तो अगर एग्जांपल देंगे तो एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि डेट्रिटस किसको हम बोलते हैं। डेट्रिटस जो है ये हो सकता है कोई भी प्लांट का पार्ट, फॉर एग्जांपल इट इज डेड लीफ, गिरा हुआ पत्ता। प्लांट से जब लीफ डिटैच हो जाता है तो वो बनता है हमारे पास डेट्रिटस। कोई भी डेड ब्रांच, प्लांट का ब्रांच गिरा, ठीक है, या ये हो सकता है प्लांट का फ्लावर, या हो सकता है डेड फ्रूट, या हो सकता है डेड सीड, या कोई भी ये एनिमल का भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि फीकल मैटर ऑफ एनिमल, फीकल मैटर ऑफ एनिमल का फीकल मैटर, या ह्यूमन का फीकल मैटर, कोई भी पार्ट, हेयर्स भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकती है, ठीक है, एनिमल का, और सिंपली ये हो सकता है एनिमल का स्केलेटन भी। ठीक है, एनिमल का स्केलेटन, कोई एनिमल मर गया, सड़ गया, उसको हमने बाहर फेंका सॉइल में, तो लास्ट पे जब उसका डिकम्पोजिशन हो गया तो वहाँ पे उसकी स्किन, फ्लैश वगैरह
और लास्ट में इसका स्केलेटन बचता है, और ये स्केलेटन भी है एक्ट करता है हमारे पास एज डेट्रिटस। ओके, इनमें से कोई भी पार्ट हो सकता है। इस डेट्रिटस को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेफिनेशन पे इसको लागू करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी माइक्रोब, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, इन विच ऑर्गेनिक मैटर, तो ये आपके पास अब ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, किसी भी डेट्रिटस का, जिसको हम सिंपली डेट्रिटस नाम देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलते हैं सिंपली इनऑर्गेनिक। यहां पे ये ऑर्गेनिक था, इसको हम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसको हम चेंज करते हैं। ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये मोस्टली एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपली जिसको हम नाम देते हैं मिनरल्स, और सिंपली जिसको हम नाम देते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट नहीं बनाते क्या घर में, जैसे कि गोबर वगैरह रहता है, उसको जमा करके कहीं पे रखते हैं, बाद में कुछ समय के बाद हम उसको देखते हैं तो उसका बिल्कुल वो पाउडर जैसा बना होता है, दैट इज द कंपोस्ट। एक्चुअली वो क्या था, पहले हमारे पास गोबर था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, विद धीरे धीरे विद हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स उसको हमने कन्वर्ट किया है मिनरल्स में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिसको सॉइल एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि वो पूरे मिनरल्स होते हैं, वहां पे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस सब्सटेंस के, जिसका हम नाम देते हैं डेट्रिटस। ओके, नाउ बात करेंगे यहां पे ये काम किसने किया, डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज किसने किया, तो इनको हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स। इनको हम नाम देते हैं डिकम्पोजर्स। ये काम जो है ये होता है विद हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। तो अगर मैं डिकम्पोजर्स की बात करूंगा तो ये डिकम्पोजर जो है ये हो सकता है इंसेक्ट्स, मोस्टली ये हो सकते हैं लाइक अर्थवर्म जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ अ फार्मर, फार्मर का एक बहुत अच्छा दोस्त है ये, बिकॉज ये सॉइल को कंपोस्ट में चेंज करता है, सॉइल को कन्वर्ट करता है इनटू इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। अर्थ ये हो सकता, अर्थवर्म ये हो सकता है बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं हमारे अर्थ के अंदर, हमारे सॉइल के अंदर। ये हो सकते हैं फ्लैजिलेट्स, दैट इज द फ्लैजिलेट्स, ये भी बैक्टीरियाज है। ये हो सकता है फंगाई, ओके, इनमें से ये कोई भी हो सकते हैं, और इनको हम नाम देते हैं सिंपली डिकम्पोजर्स, और सिंपली दे आर नोन एज द डेट्रिटिवोर्स। क्यों? क्योंकि ये एक्ट करते हैं ऑन द डेट्रिटस, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द डेट्रिटिवोर्स ऑर्गेनिजम्स, डेट्रिटिवोर्स ऑर्गेनिजम्स। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द डेट्रिटिवोरस ऑर्गेनिजम्स। इनमें से कोई भी हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। मोस्टली यहां पे रोल प्ले करते हैं हमारे बैक्टीरिया, हमारे फंजे। ओके, तो इसमें ये जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम नाम देते हैं, जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर, द फ्रेंड ऑफ ए फार्मर। जो किसान लोग होते हैं, किसान लोगों के एक अच्छे खासे दोस्त होते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये उनको हेल्प करते हैं इन द डिकम्पोजिशन, हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। आपने सुना होगा नाम वर्मी कंपोजिटिंग, वर्मी कंपोजिटिंग यानी कि हम बहुत ही बड़ा एक जमा करके रखते हैं डेट्रिटस का, और वहाँ पे हम लाके हैं उसके अंदर अर्थवर्म्स डालते हैं। अर्थवर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट करते हैं उस डेट्रिटस को, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो हमारे पास डेड होता है, हमारे पास नॉन लिविंग होता है, किसी काम का नहीं होता है, उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं, जिसको हम मैन्योर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो काम कौन करते हैं? मोस्टली यहाँ पे फार्मर्स के फ्रेंड्स, जिनको हम नाम देते हैं अर्थवर्म्स। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके, ये इंट्रोडक्शन भी हो गया, डिकम्पोजर्स किनको हम बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द डेट्रिटिवोर्स ऑर्गेनिज्म हो गया। नाउ स्टेप्स की बात करेंगे, कितने स्टेप्स आते हैं हमारे इस डिकम्पोजिशन में। तो यहां पे अगर आपको प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बताना होगा, ये डिकम्पोजर्स है। दिस प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ डेट्रिटस इनटू द
इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम नाम दे सकते हैं दिस इज द डिकम्पोजिशन। दिस इज द डिकम्पोजिशन। ये प्रोसेस जो है डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो स्टेप्स पे आएंगे। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं इसमें? स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर मैं स्टेप्स की बात करूंगा तो स्टेप्स में आपको याद रखना पड़ेगा द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, मेनली 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें जो है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ओके, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, पढ़ेंगे अभी फ्रेगमेंटेशन। नंबर सेकंड लीचिंग, नंबर सेकंड इज लीचिंग। ओके, जो थर्ड स्टेप इसमें आपको पढ़ना है दैट इज द कैटाबॉलिज्म एंड नंबर फोर्थ इज द ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन जिसमें हमारा ह्यूमस बनता है। ठीक है, और लास्ट पे आपको एक लास्ट स्टेप पढ़ना है दैट इज द मिनरलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, जहां पे एक्चुअल में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहां से बनते हैं हमारे पास और वो ऐड होते हैं सॉइल के अंदर। ओके, तो यहां पे हमारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड होते हैं, रिसाइकलिंग होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो याद रखना 5 स्टेप्स। वन इज द FLCHM, ये फार्मूला से भी आप याद रख सकते हो, कुछ भी फार्मूला बनाओ, फेल्चम या फेलकम वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो याद रखने के लिए, लेकिन ये सीक्वेंस स्टेप जो है सीक्वेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखोगे पहले फ्रेगमेंटेशन, बाद में लिखोगे ह्यूमिफिकेशन, तो उसके बाद लिखोगे लीचिंग, बाद में लिखोगे मिनरलाइजेशन। नहीं, फर्स्ट स्टेप पे हमेशा आना चाहिए फ्रेगमेंटेशन, सेकंड पे लीचिंग, थर्ड बिकॉज दिस सीक्वेंशियल प्रोसेस, थर्ड पे कैटाबॉलिज्म, फोर्थ पे ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ पे आना चाहिए आपका मिनरलाइजेशन। ओके, चलो एक एक करके स्टेप्स हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है डिकम्पोजिशन। ओके, इसको नोट करो जल्दी से। चलो, चलो एक एक करके स्टेप्स लेंगे हम। पहला स्टेप क्या बोला था मैंने आपको? फ्रेगमेंटेशन। ओके, वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है आपका लीचिंग। ओके, लीचिंग के बाद आता है आपका कैटाबॉलिज्म। शाबाश। कैटाबॉलिज्म के बाद आता है आपका ह्यूमिफिकेशन, एंड लास्ट पे मिनरलाइजेशन। ठीक है, देखो ये एक प्लांट है हमारे पास। चलो हम सिंपल से एग्जांपल लेंगे। प्लांट का लीफ या कोई भी ब्रांच, प्लांट का लीफ, बार्क, ब्रांच, फ्लावर, ये प्लांट से डिटेच होके गिर गया नीचे। दिस इज द सॉइल। ओके, सरफेस ऑफ अर्थ। गिरा दो लीफ, ये लीफ गिर गया, प्लांट से डिटेच हो गया। जैसे ही प्लांट से डिटेच हो गया तो ये आपके पास अब बना डेट्रीवोरस, सॉरी, ये आपके पास बना डेट्रिटस। ये आपके पास बना डेड पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज द डेट्रिटस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये आपका लीफ जिसका हमने नाम दिया डेट्रिटस, क्योंकि ये डेड है, अटैच डिटैच हो गया कहां से, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। अब क्या होगा यहां पे एक्ट करेंगे इसके ऊपर एक्ट करेंगे यहां पे बैक्टीरियाज। ओके, देयर इज सम बैक्टीरियाज, सम इंसेक्ट्स बैक्टीरिया, मोस्टली यहां पे अर्थवर्म्स आके इस पे एक्ट करेंगे और इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ओके, चलो जी फ्रेगमेंट्स में लाओ, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, इसको तोड़फोड़ करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की। तो ये जो आपके पास फ्रेगमेंट्स आ गए, इसको मैं नाम देता हूं दीज आर द फ्रेगमेंट्स। किसके फ्रेगमेंट्स हैं ये? आपके डेट्रिटस के फ्रेगमेंट्स। और ये प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। इसको हम नाम देते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिंपल है ना, हमारे पास डेट्रिटस था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, उसको यहां पे डेट्रीवोरस ने एक्ट किया, इसके ऊपर एक्शन किया और इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज किया। ओके, ये था आपका पहला स्टेप। अब देखेंगे लीचिंग। हो गया फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग पे आ जाओ। लीचिंग क्या है? देखो, जैसे ये फ्रेगमेंट्स बने, ये फ्रेगमेंट्स से कुछ सॉल्युबल शुगर्स निकलते हैं, मतलब बनते हैं साथ साथ। वो सॉल्युबल शुगर जो है ऐसे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो कोशिश करते हैं नीचे आने की, क्योंकि नीचे मॉइस्चर होता है। ये सॉइल का सरफेस है, सॉइल के सरफेस में सॉइल रहती है और इसमें हमेशा मॉइस्चर रहता है, ठीक है। और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यहां पे देखो, यहां पे ये कुछ शुगर्स आते हैं, मिनरल्स, इनको बोलते हैं सॉल्युबल, सम सॉल्युबल शुगर्स या सम सॉल्युबल मिनरल्स। शुगर्स या मिनरल्स जो है वो क्या होते हैं? सेटल्स डाउन, नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जहां पे वो मॉइस्चर देखते हैं वो नीचे जाके और वहां पे सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं दिस इज योर लीचिंग। सिंपली दिस इज योर लीचिंग। ओके, दिस इज योर लीचिंग, ठीक है। फ्रेगमेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स में से कुछ सॉल्युबल शुगर्स थे, कुछ सॉल्युबल मिनरल्स थे जो सेटल डाउन हो गए विद द मॉइस्चर, और इसको हम नाम देते हैं सिंपली लीचिंग। ओके, नाउ ये लीचिंग हो गया आपका। इसके बाद ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स थे, इन फ्रेगमेंट्स पे कंटिन्यूसली जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। फर्दर यहां पे एक्ट करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई, और यहां पे मोस्टली उनका एंजाइमेटिक रोल आता है। द एंजाइम सिक्रीटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड द फंजाई ऑन दीज फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और यहां पे कंटिन्यूसली ये अपने एंजाइम्स जो है वो रिलीज करेंगे। ये देखो, ये अपने एंजाइम्स है इनके, तो मैं लिखूंगा यहां पे मोस्टली जो है वो बैक्टीरियल एक्शन होगा, सॉरी एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया। एंजाइमेटिक एक्शन किसके एंजाइमेटिक एक्शन? बैक्टीरिया एंड फंजाई का एंजाइमेटिक एक्शन किस पे? ऑन दीज फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स को कंटिन्यूसली कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे छोटे छोटे मिनरल्स में, ऐसे कंटिन्यूसली। ये प्रोसेस जो है ये आपका कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ओके, फर्दर ब्रेक डाउन किया, फर्दर कन्वर्ट किया, चेंज किया छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब्सटेंसेस में। तो ये है आपका नंबर 3rd स्टेप, दैट इज द
कैटाबॉलिज्म। समझ आ गया आपको? फर्स्ट वाज द फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज द लीचिंग एंड थर्ड इज योर कैटाबॉलिज्म। इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, फर्दर कैटाबोलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया फंजाई कौन रोल कौन करते हैं? उनके एंजाइम रोल करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन उनका यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, अब जो ये मास बना, दिस मास, नाउ दिस मास इज कन्वर्टेड, और धीरे धीरे जब यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो लास्ट पे ये एक मास ऑफ सब्सटेंस बनता है, मास ऑफ सब्सटेंस, ऐसे एमॉर्फस जेली लाइक। ये इसको हम नाम देते हैं अब ह्यूमस। नाउ लास्ट पे ये चेंज होता है ह्यूमस में, एक एमॉर्फस डार्क कलर सब्सटेंस यहां पे बनता है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है, कैटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली होता जा रहा है और लास्ट पे ये अपनी शेप चेंज करता है और ये बनाता है हमारे पास ह्यूमस। नाउ दिस इज द ह्यूमस, ये बना आपका ह्यूमस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। मैं लिखूंगा यहां पे, इट इज कन्वर्टेड इनटू डार्क सब्सटेंस, ऐसे लिखूंगा मैं। ये जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ए डार्क सॉलिड मास कॉल्ड ह्यूमस। इसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, और ये प्रोसेस ह्यूमस, कैटाबॉलिज्म से ह्यूमस बनाने के लिए यहां पे इसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस बनने को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बना। ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस के बारे में कुछ बातें हम जानेंगे। ह्यूमस क्या है एक्चुअल में? ठीक है, ह्यूमस कैसे डिफरेंट है इन फ्रेगमेंट से, ह्यूमस जो है वो कैसे एक कैटाबॉलिज्म स्टेप से डिफरेंट है। तो यहां पे ह्यूमस के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमस जो है, यहां पे लिखूंगा मैं, ह्यूमस जो है सबसे पहले ये डार्क रहता है, इट इज डार्क कलर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम डार्क कलर है, डार्क कलर। इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, क्लियर? ऐसे गोलू जैसा रहता है, इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस मीन्स नो पर्टिकुलर शेप, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, इट इज जेली लाइक, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल सब्सटेंस होता रहता है ये। ठीक है, कोलाइडल को आप बोल सकते हो जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, जेली लाइक। ठीक है, और एक चीज इसमें प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एक्शन। ज्यादातर बैक्टीरिया इस पे एक्शन करते हैं, लेकिन स्लोली ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एक्शन। मैं लिखूंगा यहां पे हाईली रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन के लिए ये हाईली रेजिस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं इस पे बैक्टीरिया जो है वो स्लोली एक्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन स्लोली, बैक्टीरियल एक्शन वो बहुत स्लोली हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसमें, इट इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि यहां पे ही एंजाइमेटिक एक्शन हो गया, बैक्टीरिया ने इन फ्रेगमेंट्स को चेंज किया स्मॉल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और इन्होंने एक बाल जैसी सब्सटेंस बनाई, एक मास जैसा सब्सटेंस बनाया, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दिस इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये देखो, इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स भरे हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ये पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे एक और पॉइंट, दिस इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और धीरे धीरे डिकम्पोजिशन रेट इसकी बहुत स्लो होती है। ठीक है, मैं और लिखूंगा स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला आपको दिस इज हाईली रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल एक्शन। इस पे बैक्टीरिया जो वो धीरे धीरे एक्शन करते हैं और जैसे ही इस पे बैक्टीरिया फर्दर एक्शन करेंगे और यहां से ये मिनरल्स निकल के आएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ऐड होंगे हमारे सॉइल में। ह्यूमस से मिनरल निकलना, ह्यूमस से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलना और ऐड होना हमारे सॉइल में, दैट स्टेप इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। ओके, सिंपली क्या है मिनरलाइजेशन? द एडिशन ऑफ inorganic constituents from the humus into the soil which results the nutrient cycling। जो nutrient cycling result काज करता है, nutrient cycles nutrient जो है वो वापस लाता है हमारे सॉइल के अंदर, that is known as the mineralization। तो मैं लिखूंगा यहां पे धीरे धीरे जो है ये मिनरल्स जो है ये बाहर आएंगे। ओके, these are the minerals। दिस इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। ये आपका फिफ्थ स्टेप बनता है। ये बना बेटा आपका मिनरलाइजेशन। ठीक है, मिनरलाइजेशन क्या है? सिंपली एडिशन ऑफ मिनरल्स, सिंपली एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड करना। ये क्या था? पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये। ठीक है, अब इसको हमने किस में चेंज किया? डेफिनेशन पे आओ, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी डिकम्पोजिशन की, इसको हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज करते हैं। आप बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि आपके पास हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फेट्स, सल्फेट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ऐड हो जाएंगे सॉइल के अंदर फ्रॉम दिस डेट्रिटस, फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से यहां पे आपका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है इसके स्टेप्स यहां पे कंप्लीट हो गए। क्लियर? तो इसको आप नोट करो, बहुत ही इजी है। फ्रेगमेंटेशन यहां पे हो रहा है, इसके बाद आपका लीचिंग में कुछ सॉल्युबल शुगर सेटल डाउन होते हैं, मिनरल नीचे बैठते हैं विथ मॉइस्चर। ठीक है, बाकी जो बचा इसके ऊपर फर्दर बैक्टीरियल एक्शन होता है, फंजे एक्शन होता है, वहां पे वो अपने एंजाइम से काम कराते हैं और इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पीसीज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से यहां पे जब ये मास जमा हो जाता है तो ये लास्ट पे कन्वर्ट होता है इनटू अ डार्क सॉलिड मास सब्सटेंस कॉल्ड एज द ह्यूमस। और यहां पे मैंने आपको बोला कुछ प्रॉपर्टीज ह्यूमस के। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने हैं, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। फिर ह्यूमस से मिनरल्स निकलना, मिनरल्स ऐड होना सॉइल के अंदर, दैट इज नोन एज द मिनरलाइजेशन। सिंपल प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, शाबाश। नाउ अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं, ऐसी चीजें देखने हैं जिनसे ये रेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, देखेंगे, चलो। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर हम डिकम्पोजिशन की रेट की बात करेंगे, यहां पे सिर्फ दो ही रेट हो सकते हैं, या तो ये डिकम्पोजिशन स्लो हो सकता है या ये फास्ट हो सकता है। ठीक है, दो ही हम बोल सकते हैं, इट कुड बी स्लो रेट या सिंपली इट कुड बी फास्टर रेट, या रेट जो है ये स्लो हो सकती है।
स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। दो ही डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, या फास्ट डिकम्पोजिशन या हो सकता है स्लो डिकम्पोजिशन। ओके, शाबाश। अब देखेंगे हम जब डिकम्पोजिशन हो रही है तो कैसे डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट हो सकती है, किन फैक्टर से डिकम्पोजिशन स्लो हो सकती है। पहले फास्ट की बात करेंगे। ये जो डेट्रिटस है, अभी जो मैंने आपको बोला, अगर डेट्रिटस रिच होगा शुगर सब्सटेंसेस में यानी कि नाइट्रोजन सब्सटेंसेस में, तो उसका जो रेट हो डिकम्पोजिशन का वो फास्ट होता है, क्योंकि शुगर पे बैक्टीरियल एक्शन फास्ट होता है और ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया अटैक करते हैं इन पे। ठीक है, मैं लिखूंगा यहां पे डेट्रिटस इज, इफ डेट्रिटस इज रिच इन, अगर डेट्रिटस में ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अगर उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा होंगे तो नाइट्रोजन पे बैक्टीरियल एक्शन फास्ट होती है और यहां पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होगी, ज्यादा होगी, क्विक होगी। ठीक है, नंबर सेकंड, अगर डेट्रिटस रिच होगा शुगर्स में, रिच इन शुगर्स, शुगर ज्यादा होंगे तो रेट जो है वो बहुत फास्ट होगा। क्लियर हो गई दो चीजें। नंबर सेकंड, ये था डेट्रिटस की कंपोजिशन पे मैटर करता है। ठीक है, पहला जो था वो कंपोजिशन था, इनको हम नाम दे सकते हैं दैट इज कंपोजिशन। कंपोज भी डिपेंड करता है कि जिस चीज को डिकम्पोज होना है उसमें कंपोजिशन किस चीज की है। ठीक है, वो भी मैटर करता है उसके डिकम्पोजिशन रेट पे। ये चीजें होंगे तो फास्ट होगा। अगर हम यहां पे बात करेंगे स्लो रेट में, इसी पॉइंट को यहां पे लेंगे, अगर डेट्रिटस रिच होगा लिग्निन में, लिग्निन जो है ये जैसे कि लिग्निन है, काइटिन है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इफ डेट्रिटस इज रिच इन, अगर डेट्रिटस रिच होगा किसमें, लिग्निन में, अगर डेट्रिटस रिच होगा काइटिन में, तो यहां पे जो रेट होगा वो बहुत स्लो है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हो गया एक। ठीक है, यहां पे डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोर टेम्परेचर, दैट इज वार्मर एनवायरमेंट, वार्म एनवायरमेंट में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगी कब, अगर टेम्परेचर कम होगा। लो टेम्परेचर, मैं लिखूंगा यहां पे लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा उस जगह का जहां पे डिकम्पोजिशन होती है, तो रेट कम होगी डिकम्पोजिशन की। नंबर थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगी तो वहां पे बैक्टीरियल अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो रेट ज्यादा होगी। कम कब होगी, शाबाश, लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन में बैक्टीरिया ज्यादातर जिंदा नहीं रहते हैं, इसलिए वहां पे वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, दैट इज द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है। नंबर 4, मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर, मॉइस्चर में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा होती है। लो मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कम होगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑब्वियसली कम होगी। ये सब चीजें, दीज आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, एंड दीज आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं फास्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरे पास दो डेट्रिटस हैं लेकिन लोकेशन अलग अलग है। एक डेट्रिटस मेरे पास प्लेन एरिया में है, प्लेन एरिया में यानी कि ग्राउंड पोजीशन पे है, ये डेट्रिटस है, और दूसरा मेरे पास प्रेजेंट है ऑन द माउंटेन, ये माउंटेन है, माउंटेन के पीक पे, यहां पे मेरा डेट्रिटस है माउंटेन पे। तो आप मुझे बोलो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कौन से एरिया में ज्यादा होगी,
ए और बी कहां पे कम होगी, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कहां पे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली यहां पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही फास्ट होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू माउंटेन। माउंटेन पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगी वो स्लो होगी। क्यों? एज वी गो हायर, जितना आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी, जितना आप ऊपर जाओगे पानी जो है वो नीचे जाएगा, मॉइस्चर जो है वो नीचे बढ़ जाएगा, यहां पे मॉइस्चर कम होगा, माउंटेन्स के पीक पे मॉइस्चर कम होता है, ठीक है, टेम्परेचर भी कम होगा वहां पे। जितना आप नीचे जाओगे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, रेट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ओवरऑल इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दो हैबिटेट है, एक हैबिटेट माउंटेन पे प्रेजेंट है और दूसरा हैबिटेट ग्राउंड पोजीशन में प्रेजेंट है, आप बोलो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा कहां होगी? तो यहां पे ए के केस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगी एज कंपेयर टू माउंटेन। इसलिए हम देखते हैं अगर हम कोल्डर एरियाज में जैसे कि एंटार्क्टिका वगैरह, वहां पे अगर हम डेड बॉडीज डालेंगे तो उनको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे मेन रोल प्ले करता है। क्लियर? टेम्परेचर ज्यादा होगा, वार्मर एनवायरमेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। ठीक है, ओके। तो ये था पूरा डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डे कल या परसों। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना साथ साथ। तब तक के लिए बाय। ओके, टेक केयर बेटा।